गुड इवनिंग। आप लोगों को हम फिजिक्स में आज चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक से बहुत अच्छा टॉपिक बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है बायो-सवार्ट लॉ। ठीक है ना। यानी 4 चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से बायो-सवार्ट लॉ, बायो-सवार्ट लॉ, बायो-सवार्ट लॉ। ठीक है ना। इस बायो-सवार्ट लॉ को पढ़ाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखिए जैसे ये कंडक्टर ए बी है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेंगे तो इसके अराउंड में क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर के अराउंड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये करंट का इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओस्टर्ड ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, इसने किया था ओस्टर्ड ने 1820 में इसका एक्सपेरिमेंट करके बताया कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर यदि लाना है तो इसके लिए किसने बताया, बायो-सवार्ट ने नियम बताया। ठीक है ना। किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लाने के लिए बायो और सवार्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट ने मिल करके एक रूल बताया, और उस रूल को कहते हैं बायो-सवार्ट रूल या बायो-सवार्ट नियम। ठीक है ना। तो ये अब इसके लिए क्या करते हैं, देखिए हम एक यहाँ पर एक कंडक्टर ले लेते हैं। देखिएगा एक्स वाई एक हम कंडक्टर सपोज कर लिए। एक्स वाई क्या है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट क्या है, आई है, और इस कंडक्टर का एक स्मॉल एलिमेंट हम ले लेते हैं, ये डी एल। लेंथ इसका क्या ले लेते हैं, डी एल। इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं पी, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डी बी जो होगा वो कितना होगा, इसके लिए इन्होंने कुछ नियम बताया। ठीक है ना। एक्स वाई क्या है कि कंडक्टर है, उसमें कैरिंग करंट क्या है, आई है, और उसका एलिमेंट क्या है, एक छोटा सा डी एल है। इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये लाने के लिए इन्होंने कुछ नियम बताया। और वो क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो करंट का डायरेक्टली होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। फिर कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एलिमेंट का लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डी बी प्रोपोर्शनल डी एल। फिर कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वह साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। थीटा ये है एलिमेंट और ज्वाइनिंग लाइन के बीच का एंगल, और डिस्टेंस स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये। और इन सब को कंबाइन करेंगे तो इन सब को कंबाइन करने पर जो रूल बना है वो है बायो-सवार्ट लॉ। ठीक है ना। तो ये इन सब को एक साथ लिखेंगे अब। ठीक है ना। तो क्या कहा, फिर से सुनना। एक्स वाई क्या है, एक कंडक्टर है, उसमें कैरिंग करंट क्या है, आई है। उस कंडक्टर का स्मॉल एलिमेंट डी एल है। इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो कई फैक्टर पर डिपेंड है। किस पर, करंट का डायरेक्टली, एलिमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन सब को कंबाइन करके एक साथ लिख देंगे तो जो रूल बनेगा वो है बायो-सवार्ट लॉ। अब क्या फार्मूला बनेगा वही आपको देखना है। ठीक है ना। तो देखिए लिखते हैं, लेट एक्स वाई इज ए कंडक्टर कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई, देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P at distance
आर फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट डीएल इज डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, एक्स वाई जे कंडक्टर कैरिंग करंट I then magnetic field intensity at point P at distance r from small element dl is depend on the following factor। तो उनमें से पहला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, MFI मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक current, that is dB proportional I। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एलिमेंट, that is dB proportional dl। थर्ड नंबर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड ज्वाइनिंग line, that is dB proportional sin theta। फोर्थ नंबर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, that is dB proportional 1/r²। ठीक है, इतना लिखेंगे। आप क्या करें, ये हो गया dB प्रोपोर्शनल I, dB प्रोपोर्शनल DL, dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा, dB प्रोपोर्शनल 1/r²। इन सबको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है ना, देखिए कंबाइनिंग ऑल एबव। कंबाइनिंग ऑल एबव, तो ये हो जाएगा dB प्रोपोर्शनल I DL साइन थीटा अपान r²। ठीक है, r dB इक्वल टू KI DL साइन थीटा अपान r²। ये वेयर K इज ए कांस्टेंट विच वैल्यू डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मीडियम। सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मीडियम तो लिया गया इंसीजियस फॉर एयर आर वैक्यूम, तो K इक्वल टू 1 लिया गया। देयरफॉर dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, I DL साइन थीटा अपान r²। ये और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, गास या कि फिर टेस्ला वो ओस्टर्ड। ये इसकी जो यूनिट होती है गास होती है अथवा ओस्टर्ड होती है, किसमें, CGS में। और इन ASI फॉर एयर आर वैक्यूम, तो dB यहाँ पर K की वैल्यू जो होता है वो μ0/4 पाई, वेयर
म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, देयरफॉर dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये जो होगा इसकी यूनिट टेस्ला होती है, या कि न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, या कि वेबर पर मीटर स्क्वायर। 3 ठो इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। CGS में जैसे 2 ठो यूनिट होती हैं तो इसमें 3 यूनिट होती हैं, ठीक है ना। यहाँ टेस्ला है, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तीनों यूनिट चलती हैं, ठीक है ना। वेयर 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गास, याद रखना ये भी 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गास, ठीक है ना। तो ये रहा CGS सिस्टम में एयर वैक्यूम पर। SI सिस्टम में एयर वैक्यूम पर मान लीजिए एयर वैक्यूम ना हो तो क्या होगा, तो अदर मीडियम में क्या होगा, तो देखिएगा इन अदर मीडियम तो dB इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू आर आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये गास, इसका मीन्स हुआ कि ये किस सिस्टम में है, CGS में, ठीक है ना। ये अदर मीडियम में है पर सिस्टम क्या है, CGS। और dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई म्यू आर और आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये होगा टेस्ला, क्या होगा, टेस्ला मीन्स ये SI में है। याद रखिए ये CGS में है पर एयर पर है, ये CGS में है अदर मीडियम पर, ये SI पर एयर मीडियम में, और ये SI अदर मीडियम में। वेयर यहाँ लिखे देते हैं म्यू आर इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना। ये म्यू आर इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, ये हो गया, ठीक है ना। बट आपको ये बता दें यहाँ म्यू आर यानी म्यू नॉट म्यू आर इक्वल टू म्यू होता है, यानी म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट, और म्यू मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। ध्यान दीजिए ये है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ये है मैग्नेटिक परमिबिलिटी, और म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस, ये मीडियम, और ये रिलेटिव। फ्री स्पेस वाला मैग्नेटिक परमिबिलिटी ये मीडियम का, ये रिलेटिव है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट होती है, अभी दिखाते हैं। हो गया इतना। इसको हम कोई सा इक्वेशन रख देते हैं, इसका इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये मेन फार्मूला है SI सिस्टम का एयर वैक्यूम वाला, ठीक है ना। अब आगे क्या करते हैं देखिएगा, बट यहाँ पर ये बता दें म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या कि वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर, ये ठीक है ना। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 में रख देंगे तो dB इक्वल टू 10⁻⁷ आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये
है ना, ये -7 है, ये टेस्ला, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर ये बता दें, इसको 22 वाटला को वेक्टर फॉर्म में यदि लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। और वैसे इसमें इफ थीटा इक्वल टू हम 0 लेंगे तो डी बी इक्वल टू क्या आएगा, μ0/4 पाई आई डी एल फाइन 0/r², तो पूरा क्या आ जाएगा 0। इफ है थीटा इक्वल टू हम 90 लेते हैं तो डी बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल r² आएगा। ये मैक्सिमम होगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है ना। जब हम 0 लेंगे तो ये 0 आएगा, ये 90 लेंगे तो मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू ही सबसे ज़्यादा होती, इससे ज़्यादा किसी की हो नहीं सकती, तो ये मैक्सिमम होगा ये। यानी यहाँ कन्फर्म हुआ कि यदि इसमें करंट दिए हैं तो यहाँ पर बी कुछ न कुछ होगा, यहाँ बी होगा, लेकिन यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होता है, पर कंडक्टर में कोई पॉइंट लिया जाए तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ये कहता है, ठीक है ना। बायस वाटला को लाप्लास लॉ भी बोलते हैं, बायस वाटला को क्या कहा जाता है, लाप्लास लॉ भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसका वेक्टर फॉर्म देख लीजिए थोड़ा सा, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायस वाटला। तो इसमें देखिए डी बी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल क्रॉस r/r³। देखिए ये कैसे आया, देखिए डी बी बराबर क्या है, μ0/4 पाई और आई डी एल साइन θ/r² है। r का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, r का ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो देख रहा μ आई डी एल r साइन θ/r³, तो ये हो गया μ0/4 पाई i/r³, और ये डी एल क्रॉस r होता क्या है, ए बी साइन थीटा से क्या बनता है, ए क्रॉस बी बनता है। तो ए के जगह पर डी एल है, अब बी के जगह पर r है, ये साइन थीटा, तो ये हो गया डी एल क्रॉस r, ठीक है ना। ए के जगह डी एल है, बी के जगह आर है, तो डी एल आर साइन थीटा, तो ये डी एल क्रॉस बी आर, ठीक है ना। ये इसलिए लिखा गया यहाँ पर, या ऐसा भी लिखा जा सकता है आर करके, डी बी इक्वल टू μ0/4 पाई i/r², यहाँ डी एल क्रॉस r²। याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए यदि वेक्टर r है तो यहाँ r³ है, यदि वेक्टर r है तो ये r³ है, और ये r² है तो r² है, क्योंकि r² की वैल्यू 1 होती है। यदि आप इसको लिखेंगे तो r का इंटू करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में यदि ध्यान दीजिएगा कि क्यूब है तो यहाँ वेक्टर है, यदि स्क्वायर है तो यहाँ r² है, ठीक है ना। तो ये बायस वाटला का वेक्टर फॉर्म हो गया। अब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं, यहाँ पर पॉइंट था, ठीक है ना, यहाँ पॉइंट था कंडक्टर, इसमें करंट, ये आप थंब करंट की डायरेक्शन को बताए, ये पॉइंट को बताए, थंब किसको बताए, करंट को, और फिंगर्स किसको बताए, पॉइंट को बताए। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, यहाँ पर बी की जो डायरेक्शन होगी इनवर्ड होगी, क्या होगी, इनवर्ड। आपको बता दें ये फार्म रूल नंबर सेकेंड, फार्म रूल नंबर फर्स्ट है। फार्म रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि ये परपेंडिकुलर हो, ये करंट को बताए, ये पॉइंट को, ये करंट को बताए और ये पॉइंट को बताए, तो पाम का नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या कहा हमने, थंब करंट को बताए, फिंगर्स पॉइंट को बताए, तो पाम का नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस साइन मैग्नेटिक फील्ड को बताता है अंदर। और ये करंट मान लो कर दिया, ये यहाँ पॉइंट ले लिया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, क्योंकि ये करंट होगा, ये पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें इनवर्ड, आउटवर्ड,
ये आउटवर्ड। बात को समझिए। पाम रूल नंबर फर्स्ट कहता है, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि यदि हम थंब और फिंगर्स को परपेंडिकुलर कर दें इस प्रकार से और ये करंट को इंडिकेट करे ये पॉइंट को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जैसे ये करंट हो गया ये पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और इसमें ये करंट ये पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। इनवर्ड को क्रॉस साइन से दिखाते हैं, आउटवर्ड को डॉट साइन से, याद रखना, ठीक है ना। तो ये वाइस वर्सा। यदि आप लोगों को ये वाइस वर्सा आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड को भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, और ऐसा कर लेंगे तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।